गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज इलेक्ट्रिसिटी में हमारा तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमारा रिकॉर्डेड था, उसके बाद सेकंड लेक्चर हम लोगों ने लाइव क्लास में डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझाया। उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस की प्रॉपर्टी, कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में बात किया। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट फ्लो में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझा दी गई वर्क डन के फॉर्म में। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन शिफ्टिंग ए पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफाइन करने में एक जगह का पोटेंशियल होता है तो उसको हम रेफरेंस पोजीशन से शिफ्ट करते हैं, और डेफिनेशन वही रहती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात समझाई वो ये थी कि जो है शेयरिंग ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ चार्ज जो है, अगर दो बॉडीज़ दोनों ही चार्ज हों या एक चार्ज है एक न्यूट्रल है, तो जब उनको ज्वाइन किया जाएगा समहाउ तो चार्ज जो है उनके बीच में फ्लो करेगा। और जब भी हम चार्ज फ्लो वर्ड यूज़ करते हैं तो हम अपने जहन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, नेगेटिव होगा तो उसको देख के बोलना पड़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये जो फ्लो ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक बनता है। और इस तरीके की एनालॉजी फिज़िक्स में दूसरी जगहों पे भी हैं जहाँ पे फ्लो का कॉन्सेप्ट है, लाइक लिक्विड फ्लो, हीट फ्लो का भी कॉन्सेप्ट होता है। हीट फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। फ्लूइड एयर या गैसेज या लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। तो ये एनालॉजी भी हमारे हमको हेल्प करेंगी। तो चार्ज फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम चार्ज फ्लो और करंट फ्लो, यहाँ पे हम एक ही वर्ड मान के चलेंगे क्योंकि जो है फ्लोइंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट, ये हमने पहले डिफाइन किया था। तो अब हम लोग जो है इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थ्योरी पार्ट इसमें मैक्सिमम जो है वो इजी है, पहले हम उसका जल्दी जल्दी हम उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे। और जो थ्योरी पार्ट है वो भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है, जल्दी का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला सेगमेंट, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पहले भी दी थी और दोबारा यहाँ पे रिपीट करें। फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वायर है, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए, इस क्रॉस सेक्शन पे हम खड़े हो जाएं, टाइम टी में क्यू कूलम का चार्ज जो है वो यहाँ से अगर फ्लो किया तो हम पूछेंगे कि इस बीच में कितनी करंट फ्लो की। तो करंट की डेफिनेशन होती है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर हम बहुत छोटा सा टाइम लेते हैं डी टी और छोटा सा चार्ज फ्लो किया डी क्यू, तो हम उस I को बोलते हैं डी क्यू बाई डी टी। आगे चल के आप सीखेंगे या बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट के फॉर्म में। तो हम लोग करंट को बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना। आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ये न्यूटन का सेकंड लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ, है ना, जैसे आप आगे पढ़ेंगे या पढ़ा होगा अपने, पावर इज डिफाइंड एज, है ना। हम इसको सिंपली पावर को डिफाइन करते हैं W बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या इसको हम लोग dW बाई डी टी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। तो जो रेट वर्ड है वो D बाई डी टी में है ना, dy बाई डी एक्स, मैथमेटिक्स में dy बाई डी एक्स होता है। चलिए ये सब बातें आप जानते होंगे या जान जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बन गई Q बाई टी, कूलम पर सेकेंड, इसी को हम एम्पियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क की हुई है, और वो है कि जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें डायरेक्शन होती है। हम बोलते हैं राइट वर्ड जो है चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट वर्ड करंट फ्लो कर रही है। तो इसके बारे में एक पॉइंट है कि दो इट हैज़ डायरेक्शन, यस इसमें डायरेक्शन है, बट इट इज़ स्टिल स्केलर, है ना, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर चैप्टर आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, तो वेक्टर एडिशन के अपने लॉज होते हैं, और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो एडिशन होता है वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और उनके बीच के एंगल पर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जाहिर सी बात है कि वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर माना जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी ड्यू टू मोशन ऑफ पॉजिटिव
एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। आप जानते हो कि जो मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर है, मेनली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, लेकिन वो भी जो है करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो फिर इसमें क्या करना होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है राइट वर्ड तो हम बोलेंगे कि करंट राइट वर्ड है, यानी कन्वेंशन बना लिया गया। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज राइट वर्ड जा रहा है तो करंट भी राइट वर्ड ही मानी जाएगी, लेकिन अगर निगेटिव चार्ज राइट वर्ड जा रहा है तो हम मानेंगे इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं किसी भी तरीके से, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वर्ड जा रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो राइट वर्ड मानी जाएगी। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज दैट ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट उसके अपोजिट होगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्जेस को फ्लो करने के लिए क्या कॉज है ना, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी एनालॉजी है यहाँ पे जो मैंने बताया आपको फिजिक्स में, लिक्विड फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया मैंने, ये दो टैंक है, दोनों साइड में लिक्विड का लेवल सेम है और बीच में हमने पाइप ज्वाइन कर रखा है। क्या जब दोनों साइड में लिक्विड का लेवल सेम होगा तो क्या हम इस पाइप में लिक्विड फ्लो करेगा राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? डेफिनेटली फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इस पाइप के इस एंड पे और इस एंड पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। और अगर हम इसमें कुछ और लिक्विड डाल दें जिससे इसमें अगर लिक्विड का लेवल ज़्यादा हो जाए, लिक्विड का लेवल ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर एट बी, और एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और लिक्विड का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारी एनालॉजी। लिक्विड फ्लो होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, और लिक्विड फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स लोअर प्रेशर। तो उसके लिए हमको इधर का लिक्विड का लेवल क्या करना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा। ये बात सब समझ में आती है। तो यही चीज़ हमको जो है करंट फ्लो के लिए देखना होगा। अगर करंट फ्लो मेटालिक वायर में होना है तो उसके क्रॉस क्या होना चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाना चाहिए। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस, वायर के क्रॉस कौन प्रोड्यूस करेगा, वो हम एक सेल या बैटरी से वो काम लेंगे। सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, सेल सिंगल सेल होता है, बैटरी जो है वो कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन होता है, उसको लोग बैटरी बोलते हैं। लेकिन हम लोग दोनों को है ना यूज़ करते रहेंगे एज सच। सेल और बैटरी हमारे दोनों एक ही हैं। अदरवाइज सिंगल सेल होता है और कॉम्बिनेशन 2 सेल 3 सेल उनको सीरीज़ में पैरेलल में लगाया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। एनीवे तो हमारे लिए अभी दोनों सेम वर्ड हैं। तो जो सेल है वो किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेल का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम उसको बैटरी बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअली वर्ड क्या है, वो सेल है। तो जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनको हम लोग प्लेट्स कहते हैं। ये सूटेबल मटेरियल के बने होते हैं और एक सूटेबल सोल्यूशन में दोनों को डिप किया जाता है कंटेनर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन होते हैं, यस, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन जिनको आप केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, है ना। अब ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्लेट्स, आपने क्या लिया, कॉपर लिया है कि एल्युमिनियम लिया है, क्या लिया, उसकी बेसिस पर वो रिएक्शन होगा। उसी के हिसाब से जो है सोल्यूशन लिया जाएगा। वहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया गया है कि एल्युमिनियम नाइट्रेट लिया गया, जो भी होगा वो केमिस्ट्री के टर्म्स मुझे बोलने का कोई यहाँ पे शौक नहीं है और न उसकी ज़रूरत है हमें। तो होगा क्या कि जब वो प्रॉपर सोल्यूशन होगा और रिएक्शन होगा तो एक जो इलेक्ट्रोड है या एक प्लेट बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे कनेक्शन के लिए टर्मिनल बोलते हैं ना, ये तो प्लेट्स हैं और ये टर्मिनल है जहाँ पे कनेक्शन किया जाएगा ताकि बाहर के सर्किट को करंट सप्लाई की जा सके। ये एक रजिस्टर लगा दिया, कंडक्टर लगा दिया, इसमें करंट को सप्लाई करना है। तो एक प्लेट हो जाती है पॉजिटिवली और दूसरी हो जाती है निगेटिवली। अब जब हम किसी कंडक्टर को इसके क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए यहाँ पे
ये डायग्राम आगे बना होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वन इलेक्ट्रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड एंड द अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। और इस तरीके से hence a potential difference is available across the terminals of the cell। ये जो दो टर्मिनल्स हैं आप ये हटा दो, ये भी कोई कनेक्शन नहीं है, ये टर्मिनल्स हैं, तो इनके अक्रॉस क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। वन इलेक्ट्रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज जिसको हम लोग एनोड कहते हैं एंड द अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज जिसको हम लोग कैथोड कहते हैं एंड हेंस ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अवेलेबल अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किट, यानी कोई भी कंडक्टर, कोई रेजिस्टर, कोई बल्ब, कुछ भी हमने नहीं लगा, तब भी उसके टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे, EMF ऑफ द सेल जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दो डेफिनेशन, अभी मैं आपको एक दे रहा हूँ, दूसरी बाद में आगे आएगी तो ठीक है। एक डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ये टर्मिनल्स हैं सेल के, ये टर्मिनल्स हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज ओपन इज कॉल्ड EMF। ओपन का मतलब कि आपने कोई सर्किट कनेक्ट नहीं किया है, और बगैर सर्किट कनेक्ट किए अगर आप किसी भी तरीके से थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो तो वो उस सेल का EMF होगा। तो जो EMF है जो देखा जाए तो क्या है, वो कोई इसमें नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कोई फोर्स टर्म नहीं है बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो EMF की जो यूनिट होगी वो वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, दैट इज़ वोल्ट। तो आपको सिंपली बोला जाएगा ए बैटरी ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, तो हम लोग EMF बोल दें, चाहे क्या बोल दें, अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड वोल्टेज, ये सब वर्ड यूज़ किया जाता है, सब EMF की तरफ इशारा करते हैं, दैट इज़ 2 वोल्ट या वाट एवर समथिंग लाइक दैट। सेल के बारे में और भी जानने की ज़रूरत है, देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट में है तो हम उसको बात करेंगे, लेकिन अभी बर वक्त खाली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि सेल का काम क्या है। सेल का काम है जो भी कंडक्टर है उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, ताकि उसके क्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो करंट फ्लो, चार्ज फ्लो का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। ये मेन चीज़ हमारा करंट कंस्टिट्यूशन को हमें पढ़ना है, करंट कैसे बनेगी वो दिखलाना है, इसीलिए सिर्फ सेल को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर, तो प्लीज सी दिस हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर। हम किस तरीके से समझाएंगे, क्या मैकेनिज्म बताएंगे कि भाई इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें दो केस है, जाहिर सी बात है करंट फ्लो के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन पहला पॉइंट ये है कि अगर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है, यानी बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या होता है वो समझ लो पहले। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर, जाहिर से कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पॉजिटिव जो आयन है, जो एटम के साइड है, न्यूक्लियस है, वो तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर ऑल इन रैंडम मोशन, द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल इन रैंडम मोशन। चूँकि वो रैंडम मोशन में, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे एक कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लें तो रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को लेफ़्ट टू राइट क्रॉस करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन पे नेट चार्ज किधर फ्लो करेगा, राइट फ्लो करेगा, लेफ़्ट फ्लो करेगा। जाहिर सी बात है नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन राइट जा रहे हैं, तो वहाँ पे नेट क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब किसी कंडक्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया जाता तो भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन में होते हैं, जिगजैग मोशन में होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते हैं। तो उसमें करंट क्या होती है, 0 होती है, ध्यान समझ लीजिएगा। इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई, यही कंडक्टर की बात हो रही है, एंड दे आर ऑल इन रैंडम मोशन। If we draw a cross section
इफ़ यू ड्रॉ ए क्रॉस सेक्शन, कोई क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर, तो रिपीट कर दिया, वो ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको। नेट करंट क्या होगी, 0। लेकिन ये है वो डायग्राम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हमने इस कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, सेल कनेक्ट कर दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये सिंबल है ना, इस पॉजिटिव वाले को बड़ी लाइन से और जो नेगेटिव जो प्लेट है वो छोटी लाइन से शो किया था, बस ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये मैंने बताया था आपको हायर पोटेंशियल पे, तो जब ये हायर पे है तो ऑटोमेटिकली जब इसको कनेक्ट किया जाएगा तो ये हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, और ये लोअर पोटेंशियल पे तो ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अवेलेबल था, आप मान लीजिए एक तरीके से कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने कंडक्टर के ऊपर अप्लाई कर दिया है ना। ये सेल अपना पूरा ईएमएफ इसके ऊपर अप्लाई कर देगा या नहीं, ये थोड़ा सा एक डिस्कशन का पार्ट है, बर वक्त हम मान लेंगे ये ऐसा ही करेगा, ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अवेलेबल था, इस सेल ने वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अप्लाई कर दिया, जिसमें ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज मूव करता है हायर से लोअर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो मूव करने वाला है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स्ड है। मूव करने वाला नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, लोअर से हायर की तरफ, लेकिन वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट यानी लोअर से हायर, लेकिन चूंकि वो नेगेटिव चार्ज है, करंट तो होगी राइट वर्ड, यानी करंट विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से उसको रिक्वायरमेंट रहती है, तो इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव के पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचेगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है। तो आप देखेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एक इलेक्ट्रॉन गया और नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यानी नेट चार्ज बैटरी कोई सप्लाई नहीं कर रही है, नेट चार्ज कोई बैटरी सप्लाई नहीं कर रही है। इफ दे आस्क यू और द नेट चार्ज सप्लाई टू द सेल, आंसर इज 0। तो फिर बैटरी क्या काम कर रही है, बैटरी चार्ज फ्लो को मेंटेन कर रही है। बैटरी का काम क्या है, चार्ज फ्लो को मेंटेन करना, और चार्ज फ्लो को मेंटेन करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, बैटरी को अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करनी होती है, तब वो करंट को फ्लो कराती है। और करंट फ्लो होना हम मानते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी बैटरी का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये और बात है कि जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कंडक्टर के अंदर जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चुपचाप नहीं आगे बढ़ जाते, ये लगातार जो पॉजिटिव आयन है उससे टकराते हैं, और इस टकराने में एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो इन्हीं काइनेटिक एनर्जी इन्हीं इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में। तो बैटरी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इस कंडक्टर में जाएगी तो वो वहाँ पे हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहीं से कंडक्टर के रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल फ्रीली मूव करते तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, अपोजिशन। और अपोजिशन क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा जाते हैं और रुक जाते हैं, तो जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को फ्रीली आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, सीधी सी बात है। इस तरीके से रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, और ये पूरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातचीत थी वो यहाँ पे हमने बताया आपको। पूरी कहानी यहाँ पे आप पढ़िए। पूरा जो मैंने आपको समझा दिया वो यहाँ पे पैराग्राफ में पढ़ने के लिए सिर्फ है। सॉरी। When the terminals of the battery are connected across the conductor, the potential difference or EMF of the battery is available across the conductor, and electrons start slowly drifting. Slowly, why slowly? क्योंकि वो फास्ट तो भागना चाहेंगे लेकिन टकरा जाएंगे, फिर टकरा के रुकेंगे, फिर उठेंगे, फिर भागेंगे, तो इस तरीके से उसका एवरेज निकालेंगे तो एक स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी आती है। इसी स्लो कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। अगले पेज पे इसकी डेफिनेशन है, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से कहाँ, लोअर से हायर, लेकिन करंट होगी, दे विल कंस्टिट्यूट करंट फ्रॉम हायर टू लोअर। टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज इन द circuit,
द बैटरी सेल हैज़ टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी, अपनी केमिकल एनर्जी खर्च करना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द सेल, है ना। अपनी केमिकल एनर्जी जो खर्च करके दे रही है तो उसको कई बार वर्क डन बाय द सेल भी कहते हैं। हेंस बैटरी इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बात है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई हमारे काम की नहीं है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस हमें किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर मैंने बैटरी को लगा दिया बल्ब के क्रॉस तो यही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है बल्ब में जाके वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में होगी। अगर मैंने वो हीटर कॉइल में लगा दिया तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में होगी। अगर वही मैंने फ़ैन पंखा लगा दिया तो वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो ये सारी कहानी क्या है, एनर्जी कन्वर्जन की है। केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से वापस लाइट एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे जो भी हो। और ये जो प्रोसेस है ये हमारी सेल के लिए डिस्चार्जिंग मोड कहा जाता है, क्योंकि जब हमारा सेल एक्सटर्नल सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा होता है तो अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च कर रहा होता है, और ज़ाहिर से धीरे धीरे इसकी केमिकल एनर्जी जो खर्च हो जाती है तो हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही। तो हमें कई बार उस बैटरी को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग मोड इसका है ना, डिस्चार्जिंग मोड, और ये है चार्जिंग मोड। चार्जिंग मोड उसका रिवर्स होगा, जहाँ पे करंट जो है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। डिस्चार्जिंग मोड में वो खुद करंट सप्लाई करेगी पॉजिटिव टर्मिनल से और उसका रिवर्स कर देंगे, उसको हम लोग चार्जिंग मोड कहते हैं। सेल के बारे में अभी यहाँ पे डिटेल में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने आपको समझाया है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एवरेज है ना, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा फास्ट भाग रहा होगा, कोई और स्लो जा रहा होगा, तो सबका एवरेज निकाल लेंगे और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी आएगी, बहुत स्मॉल, क्योंकि बार बार टकरा जाता है। इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। जबकि इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम मोशन है उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। जो रैंडम वेलोसिटी दैट इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 4 to 10⁻⁵ जबकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगी वो बहुत स्लो, क्योंकि धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि बार बार आगे बढ़ना चाहेगा, टकराएगा, रुकेगा, इस तरीके से। Drift velocity is the average uniform velocity of the electrons under the effect of applied potential difference। और ये भी समझ लो, ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है और अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में है तो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो ज़ीरो आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो किधर भी नहीं जा रहे हैं। तो ये जो रैंडम मोशन की वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लोली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ने की है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूला आपको ड्राइव नहीं करना, आपके किसी काम का हो सकता है कि जाहिर सी बात है अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा बनेगी, है ना। इसका मतलब कि फास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये फार्मूला होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I is equal to NEAVD। E is the electronic charge, A is the area of cross section of the conductor, VD is the drift velocity, और N is the number of free electrons per unit volume। ये अलग अलग मेटल में ये नंबर अलग अलग हो सकता है, हमको नहीं मालूम कि किस में कितना है, लेकिन जिसमें ज़्यादा होगा जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि N ज़्यादा होगा तो I भी ज़्यादा होगा। तो जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आपको ऑर्डर मालूम होगा कि कौन ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, तो उसमें N का इम्पॉर्टेंट रोल होगा। एक छोटा सा पैरामीटर है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, है ना, जस्ट इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहे हैं, करंट राइटवर्ड जा रही है, इसका एरिया फ्रैक्शन कितना A है, तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितनी इस क्रॉस सेक्शन पे I/A। करंट डेंसिटी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने कहा भाई करंट स्केलर है। अब हमें कई बार करंट को वेक्टर फॉर्म में यूज़ करना, तो क्या करें, तो हम करंट की बजाय करंट डेंसिटी यूज़ करेंगे और वो वेक्टर फॉर्म में यूज़ की जाएगी। और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन होगी करंट पर यूनिट एरिया, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, लेकिन करंट को हम लोग वेक्टर नहीं कह सकते, लेकिन करंट डेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको रिवाइज करना है, हम यहाँ डिस्कस कर दे रहे हैं।
बस आ गया, बेसिक बातें हो गई। अब आपको ज़्यादा फास्ट चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन आपको मालूम ही है, चेक कर लीजिए। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट पासिंग through a conductor is directly proportional to the applied potential difference across its ends, provided physical conditions of conductor like shape and size, यानी उसका length, area of cross section, temperature etc. remains unchanged। यानी ये सब चीज़ें अगर कांस्टेंट रहें, कंडक्टर का शेप और साइज, उसका टेम्परेचर है ना, उसका नेचर, वो नेचर भी आ जाएगा, तो जो करंट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे करंट उतनी ज़्यादा होगी। इसको बोलते हैं हम लोग आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है तो हम लोग वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी कह सकते हैं, और ये लॉ के फॉर्म में होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यहाँ से हम चाहें तो आर, व्हाट इज आर, इसी आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसी आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहीं से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आती है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बनेगी, वोल्ट पर एम्पियर। ये इसकी यूनिट है वोल्ट और इसकी यूनिट है एम्पियर, तो ये हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिस्ट के ऑनर में ओम, जिनके नाम पे ये लॉ है। तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आर आई, यानी V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच, यानी ड्यू टू विच it opposes the flow of current through it, it opposes flow of charge through it, flow of current through it, its unit is ohm। ये उसका सिंबल है, ठीक है ना। ये हमारे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा की सीरीज़ का होता है। कई बार इसको हम लोग सिग्मा जैसा मानते हैं, लेकिन इसको हम लोग ओम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ वन ओम, हर एक जो यूनिट होती है ना, जैसे आपने डिफाइन किया 1 वोल्ट कितना होता है, तो वैसे ही 1 ओम जो रेजिस्टेंस है किसी वायर का, 1 ओम कब माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो आर, अगर मैं V बराबर 1 ले लूँ, I बराबर 1 ले लूँ, तो R बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी 1 ओम इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। अगर 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए किसी कंडक्टर के क्रॉस और उसमें करंट भी 1 एम्पियर फ्लो करे, तो इसका मतलब ये कि उस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कंडक्टर का, है ना। तो आप जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी बात है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा R, प्रोपोर्शनली से हटा देंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल। मैंने बताया था ना आपको, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर में, आयरन में, कॉपर में अलग अलग हो सकते हैं, तो उसकी रेजिस्टिविटी है ना अलग अलग होगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी किस पे, नेचर ऑफ द मटेरियल, और टेम्परेचर से भी वेरी करती है। हम देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो वो टकराएंगे ज़्यादा, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन जनरल टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो अब देखिए रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा। और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे और टेम्परेचर पे। इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और फिर रेजिस्टेंस फर्दर नेचर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर।
टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरीके से वैरी करता है उसके लिए हम यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जानना है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास एक ये कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है टेम्परेचर T1 पे, और इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं T2। तो यहाँ पे हमने लिया चेंज इन टेम्परेचर और ये हो गया चेंज इन रेजिस्टेंस। हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वो है डेल्टा R अपान R1। डेल्टा R चेंज है, R1 ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज। और अपान चेंज इन टेम्परेचर, तो इसको पढ़ते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, है ना, रेजिस्टिविटी चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये डेफिनेशन आपको बस समझ लेना है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा R इज इक्वल टू R1 अल्फ़ा डेल्टा T, डेल्टा R इज R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1 अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ पे समझा रखा है, ये फार्मूला इस फॉर्म में आ जाता है R2 इज इक्वल टू R1 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। यहाँ आप देख सकते हो डेल्टा T अगर पॉजिटिव है, डेल्टा T पॉजिटिव का मतलब T2 माइनस T1, यानी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T2 बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो ये टर्म पॉजिटिव आ गया। अब अल्फ़ा जो है वो अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी जिस मटेरियल के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होगा टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कंडक्टर्स उसी कैटेगरी में आते हैं। कंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से चूँकि अल्फ़ा पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कंडक्टर के लिए अल्फ़ा पॉजिटिव होता है और अल्फ़ा पॉजिटिव का मतलब होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे सेमी कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे अल्फ़ा नेगेटिव होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से एक्चुअली रेजिस्टेंस घटता है। सेमी कंडक्टर के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, जानकारी के लिए बताया जा रहा है। कुछ अलॉयज़ होते हैं जिनका अल्फ़ा ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होने से उनके रेजिस्टेंस पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, है ना, रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज मच विथ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो क्या होगा, R2 बराबर R1, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। एक दो बातें छोटी मोटी और हैं यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, जैसे ये तो अपनी जगह ये फार्मूला, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। यस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल G से रिप्रेजेंट करेंगे 1/R, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, या इसको MHO पढ़ेंगे, रिवर्स में है, या इसको साइंटिस्ट के नाम पर सीमेंस इसको पढ़ते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, सिग्मा इज 1/ρ। उसके बाद एक दो और छोटी मोटी बातें, हम यहाँ पे दो टाइप के कंडक्टर की बात करते हैं, या दो टाइप के सर्किट की बात करेंगे, दो टाइप के डिवाइसेस की बात करेंगे। क्या, एक को हम लोग बोलते हैं ओमिक, दूसरे को बोलते हैं नॉन ओमिक। ओमिक को लीनियर भी कहेंगे, ये वो कंडक्टर्स होंगे, ये वो डिवाइसेस होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब होता है कि जो R रहेगा V/I, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहने का मतलब कि जो R रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी V/I हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो कंडक्टर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे उनको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहेंगे, या उनको लीनियर कहेंगे। लीनियर क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर मैं I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करूँ या V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करूँ तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है।
तो हमारे जो मोस्टली कंडक्टर्स होते हैं वो कुछ रेंज तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, परमानेंटली कोई भी फॉलो नहीं करता। नॉन ओमिक में सेमीकंडक्टर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा आते हैं, ठीक है, जो नॉन ओमिक होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओमिक कंडक्टर का जो I वर्सेस V ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। और यहाँ से हम एक चीज़ और सीखते हैं, और वो ये है कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है tan थीटा, उस tan थीटा को हम यहाँ पे बेसिकली क्या लिखेंगे, I अपान V। लेकिन जो I अपान V है वो क्या है, वो है 1/r, यानी जो स्लोप आपको मालूम होना चाहिए ना, स्लोप इज tan थीटा। तो जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज I अपान V, दैट इज 1/r, ठीक है ना। तो स्लोप इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम आएगा। तो यहाँ पे दो लाइनें ड्रॉ करके देख लो। ये 1, ये 2, सपोज कर लो ये R1 है, ये R2 है, ये θ1 है, ये θ2 है। बोलो कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R1 या R2? तो जाहिर सी बात है जो θ1 है वो स्लोप कम है, तो रेजिस्टेंस R1 क्या है, ज़्यादा है। R1 इज़ मोर देन R2। नॉन ओमिक जो कंडक्टर्स होंगे उनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है, तो हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। आप ये कांस्टेंट वाला डिफाइन कर लीजिए और इसके ऊपर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ये जो एक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, ये इस पे कभी कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर। एक वायर दिया हुआ है आपको, उसकी लेंथ दी हुई है, उसका एरिया दिया हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस डिफाइन है। लेकिन आप क्या करते हो, उसी वायर को आप स्ट्रेच कर देते हो। तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा कि साइमल्टेनियसली अगर आप खींच रहे हो तो उसकी लेंथ भी बढ़ रही है और साइमल्टेनियसली उसका एरिया भी कम होगा, यस, पतला हो जाएगा वायर। तो जो खींचने से सिर्फ लेंथ ही नहीं बढ़ी बल्कि लेंथ भी बढ़ी और एरिया भी घटा, तो जो इफेक्ट होगा, लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा और एरिया के घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो रेजिस्टेंस बढ़ना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नहीं होगा, क्योंकि एरिया भी घटेगा, उसको भी शामिल करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरीके से समझाएंगे, देखिए। तो प्लीज़ नोट डाउन, चेंज इन रेजिस्टेंस ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो देखिए इसको किस तरीके से समझाया जाएगा। हमको यहाँ पे अजम्पशन के साथ चलना होगा। अजम्पशन ये है कि हम मानेंगे कि स्ट्रेचिंग के दौरान लेंथ बढ़ेगी, एरिया घटेगा, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, मटेरियल का नेचर चेंज नहीं होगा, ये मान के चलना है, ठीक है। तो आपका ओरिजिनल जो लेंथ है, सपोज कर लो वो L1 है, ये ओरिजिनल एरिया A1 है, और खींचने के बाद उसकी लेंथ L2 हो गई और उसका एरिया A2 हो गया। तो सबसे पहले वॉल्यूम कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, L1 A1 इज इक्वल टू L2 A2, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, ठीक है। इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, R1, दैट वाज रो L1 अपान A1, रो सेम रहेगा। खींचने के बाद रेजिस्टेंस कितना हो गया, रो L2 अपान A2, ठीक है ना। डबल इफेक्ट इसमें दिखाई दे रहा है, लेंथ बढ़ी उसका भी इफेक्ट होगा, एरिया घटा उसका भी इफेक्ट होगा। अब हमको क्या करना है, हम ले लेते हैं R1 अपान R2। यहाँ से R1 अपान R2 करेंगे तो अब देखिए रो से रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा L1 अपान L2 और यहाँ आएगा A2 अपान A1, चेक कर लो, ठीक है ना। अब चूंकि रेजिस्टेंस में दोनों का इफेक्ट दिखाई दे रहा, अगर हमको दोनों का इफेक्ट नहीं सिर्फ एक ही इफेक्ट देखना हो, यानी दूसरे का इफेक्ट को भी पहले वाले के टर्म्स में लिख दें, तो मान लीजिए लेंथ के फॉर्म में सिर्फ लिखना चाहते हैं, एरिया के चेंज को भी लेंथ के फॉर्म में दिखलाओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका यूज़ करते हुए, तो यहाँ से L1 अपान L2 आ जाएगा और A2 अपान A1 को यहाँ से रिप्लेस कर दो। A2 अपान A1 यहाँ से आएगा L1 अपान L2, तो L1 अपान L2 ओरिजिनल था ही और A2 अपान A1 की जगह भी L1 अपान L2 आ गया। इस तरीके से ये बन जाएगा L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर, यानी एरिया के चेंज को भी लेंथ के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया गया। इसलिए अब R1 अपान R2 इज L1 स्क्वायर अपान L2 स्क्वायर, यानी अब R L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना। अगर एरिया फिक्स होता
तो हमारा जो आर होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ एरिया के चेंज को भी लेंथ के फॉर्म में शो किया गया है। तो अब स्ट्रेचिंग की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर करके एरिया के फॉर्म में करूं तो अब मैं A2 अपान A1 रहने देता हूं और L1 अपान L2 को रिप्लेस करता हूं। L1 अपान L2 इज A2 अपान A1, तो यहाँ पे A2 अपान A1 एक और है, और L1 अपान L2 की जगह भी आ जाएगा A2 अपान A1। तो इस तरीके से यहाँ बन जाएगा A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर। अब देखो R इज है ना, सामने R1 नीचे A1 स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। और अगर A को, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं पाई आर स्क्वायर लिखूंगा तो A की जगह पाई आर स्क्वायर आएगा, तब रेजिस्टेंस विल बी रेसिप्रोकल टू R पावर 4। व्हाट इज R इज द रेडियस। कभी डायमीटर के फॉर्म भी लिखा सकता है, ठीक है ना। तो डायमीटर क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो R और D डायरेक्ट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है, इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल बन सकता है, देखता हूँ मैं फ्रेम करता हूँ, लेकिन पहले ये थ्योरी आप देख लीजिए। आपने शायद पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पढ़ा है तो रिवीजन हो रहा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा टाइम लेके। चलिए, ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी बातें बताई हैं, आपको रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कई बार, तो आपको सब चीज़ें आपके जहन में रहेंगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये एक आसान डिस्कशन है, देखते हैं टाइम अगर है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो ये आसान है, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आप जानते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम है, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत डिटेल में नहीं जाना, हमें कोई फार्मूले नहीं बताने एज सच, मतलब ड्राइव नहीं करने, फार्मूले बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है सीरीज़ की पहचान क्या है। ये दो रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं एक के बाद एक, दोनों में सेम करंट जाएगी, सेम करंट पासेस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस। आपने एक बैटरी लगाई है जिसका पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल बेसिकली क्या करेगा, इन दोनों में जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके क्रॉस कितना आ गया V1, सॉरी इसके क्रॉस कितना आ गया V1, इसके क्रॉस कितना आ गया V2। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि V बराबर है V1 प्लस V2। यस, ये V जो है दोनों पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सवाल होता है कि V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, वो डिपेंड करेगा R1 और R2 की वैल्यूज़ कितनी है। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है। तो देखिए, करंट दोनों में सेम होगी, तो पहले वाले पे जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या लिखूंगा, V1 इज इक्वल टू IR1। दूसरे वाले को V2 इज इक्वल टू IR2। I दोनों में सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल इज़ डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज। एक लाइन में, पोटेंशियल इज़ डिवाइडेड इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज, इसको लिखा जाता है इस तरीके से। V1 इज इक्वल टू, V जो है टोटल है जो डिवाइड हो रहा है, V1 मेरे हिस्से में, R1 के हिस्से में, और V2 R2 के हिस्से में, दोनों किस में है, सीरीज़ में। डायरेक्ट रेशियो में आएगा V1 इज इक्वल टू R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 बराबर आएगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू V। तीन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, R1 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी R2 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला में ड्राइव नहीं करना है, इट इज डायरेक्टली R1 प्लस R2। अगर हमारे पास n रेजिस्टेंसेज हों, सभी R के हों, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, NR। दो होंगे तो RR 2R, समझ गए। तो ये तो आप समझते ही हैं। इफ़ देयर आर n रेजिस्टेंसेज, सभी का रेजिस्टेंस R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का, दैट विल बी NR। तीन होंगे तो 3R, समझ गए बात को। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आप जानते ही हैं इस तरीके से कनेक्शन होता है, और पैरेलल की पहचान ये होती है कि सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अगर बैटरी आपने अप्लाई की है डायरेक्टली,
तो जो पोटेंशियल बैटरी का अप्लाइड है वही R1 पे आएगा, वही R2 पे आएगा और वही R3 पे आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल सेम होता है। बैटरी जो भी टोटल करंट देगी वो करंट जाके क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगी, यहाँ करंट डिवाइड होगी। तो किस ब्रांच में ज़्यादा करंट जाएगी, तो अब देखिए पोटेंशियल तो सब पे सेम आएगा। तो करंट क्या होगी, I बराबर V बाई आर, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बाई आर। तो अब देखिए V सब पे सेम आ रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम आएगी। अब ये इन्वर्स रेशियो है, एक होता है डायरेक्ट रेशियो और एक होता है इन्वर्स रेशियो। तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस ब्रांच में करंट कम जाएगी। और दो ब्रांचेज होंगी, तो पहली ब्रांच R1 वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू आई इज द टोटल करंट। और तीन का होगा तो फिर अलग से बताया जाएगा। और दूसरी जो ब्रांच होगी R2 वाली, उसमें जो करंट होगी वो I2 होगी, लेकिन उसको लिखा जाएगा R1, उल्टा हो जाएगा ना। I1 है तो सामने R2 और I2 है तो सामने R1 अपान R1 प्लस R2। ये दो के लिए रहेगा, तीन के लिए ये फार्मूला इस तरीके से काम नहीं करता। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आपको मालूम ही है, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। अगर आपके पास दो के लिए ये फार्मूला हो जाएगा 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस R2। इसको LCM लेकर सॉल्व कर लेंगे तो बन जाता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। डायरेक्टली है ना, 1 अपान R लिखने में टाइम लगता है, तो डायरेक्टली लिखते हैं R1 R2 अपान R1 प्लस R2। जैसे मान लो आपके पास है, सिंपली एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, ये है 1, ये है 2, बताओ भाई व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप इस फॉर्म में लिखोगे तो टाइम लगेगा। सिंपली क्या बोलोगे आप, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, 1 इंटू 2 अपान 1 प्लस 2, दैट इज 2/3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2/3। और अगर आपको ये पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट सप्लाइड बाय द सेल, तो आप क्या करना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना और करंट सप्लाइड बाय द सेल विल बी V बाई आर। V इज द अप्लाइड पोटेंशियल। अगर n रेजिस्टेंसेस सभी पैरेलल में हो, R रेजिस्टेंस सभी का है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R बाई n, उल्टा हो गया, समझ गए। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं खुद से। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। मिक्स कॉम्बिनेशन समझाना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये सब पार्ट जो आज डिस्कस हुआ है आसान है। अगली क्लास लाइव होगी, उसमें हम लोग ये मिक्स कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ रिवाइज। और मैं आपको इस पर कुछ खास प्रॉब्लम सॉल्विंग तो नहीं है, लेकिन देखता हूँ अगर 2-4 प्रॉब्लम्स बन सकती हैं तो मैं आपको भेजता हूँ, आप प्रैक्टिस भी कर लेना। थैंक यू।